हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको फिलिप लार्किन की द ट्री का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने वाली हूँ। क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ फिलिप लार्किन्स पोएम द ट्री। गिव अ क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ लार्किन्स द ट्री। सबसे पहला आंसर है इंट्रोडक्शन द थीम ऑफ द पोएम। सबसे पहले थीम है। यदि शॉर्ट में आपका क्वेश्चन आ जाए थीम पर तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। Philip Larkin's The Tree is a short and compact but very suggestive poem। फिलिप लार्किन का ये जो ट्री है ये बहुत ही छोटा, संक्षिप्त लेकिन बहुत ही टचिंग पोएम है। It was first published in its collection of poem entitled The Less Deceive। यह जो सबसे पहले लेस डिसीव में पब्लिश हुआ था। लाइक मोस्ट ऑफ द पोएम पब्लिश्ड इन दिस कलेक्शन, जैसे इसमें बहुत सारे उनके पोएम पब्लिश हुए वैसे ये भी पोएम पब्लिश हुआ था। द प्रेजेंट पोएम डील्स विद द थीम ऑफ ओल्ड एज, डेथ एंड द होप ऑफ न्यू बिगनिंग इन लाइफ। ये जो कविता है इसका जो थी ये ओल्ड एज, इसका थीम है ओल्ड एज से संबंधित है, डेथ से और जीवन में एक नई आशा से संबंधित है। द पोएम ब्रिंग्स आउट द पोएट्स ग्रीफ ओवर द ट्रांजिटरीनेस of human life and his enthusiasm for a fresh start। ये जो कविता है यह कवि के दुख को प्रकाश में लाती है, जो ह्यूमन के मनुष्य के नश्वरता, ट्रांजिटरीनेस मतलब होता है नश्वरता, मनुष्य के जीवन की नश्वरता पर उनके दुख को व्यक्त करती है। एंड हिज एंथुजिज्म फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, और उनके उत्साह को एक नए जीवन के उत्साह, नए शुरुआत के लिए उनके उत्साह को प्रकट करती है। द पोएट स्ट्रेट बोथ दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन एनालॉजी स्टार्ट। कवि जो है ये दोनों, जैसे निराशा और आशा, इन दोनों चीज़ों को इसमें पॉइंट्स करते हैं। समान एनालॉजी फ्रॉम नेचर मतलब प्रकृति से समानता दिखाते हैं। वो इस पक्ष को प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य के जीवन में निराशा और आशा की तुलना वो प्रकृति से करते हैं। आप यहाँ तक लिखिए इसमें। अब आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ पोएटिक थॉट। अब इसमें डेवलपमेंट, विचारों का जो डेवलपमेंट है उसको बताया गया है। यदि समरी आ जाता है शॉर्ट में तभी भी आप इसको लिख सकते हैं। बस सिर्फ इतना ही है कि समरी में आप हेडिंग कोई मत डालिए, सिर्फ समरी ही डाल दीजिए। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ऑटम स्प्रिंग हैज कम। ऑटम के बाद स्प्रिंग आता है। द लीफलेस ट्रीज हैव बिगन टू रीगेन देयर ग्रीननेस अगेन। और जो पत्तियाँ जो पेड़ से झड़ जाती हैं और पेड़ बिल्कुल सूखा हो जाता है, फिर वो रीगेन करता है ग्रीननेस को, मतलब पेड़ों पर पत्तियां फिर से आ जाती हैं। फ्रेश बर्ड्स स्प्रेड ओवर द ब्रांचेस ऑफ ट्री। पेड़ों पर, पेड़ों की शाखाओं पर बहुत सारी छोटी छोटी कलियां आ जाती हैं। बट इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फीलिंग ऑफ प्लेजर, लेकिन प्लेजर, आनंद की उत्पत्ति के स्थान पर द ग्रीननेस ऑफ ट्रीज इंस्पायर अ काइंड ऑफ ग्रीफ इन द हार्ट ऑफ द पोएट। लेकिन कवि के हृदय में आनंद के स्थान पर ग्रीननेस को देखकर, हरेपन को देखकर एक प्रकार का दुख होता है। वो दुख क्या होता है? पोएम तो आपने पढ़ा ही होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सेकेंड ईयर की पोएट्री में देख सकते हैं किस प्रकार का दुख उनके मन में आता है। फॉर अ मोमेंट ही थिंक्स ओवर अ सोर्स ऑफ हिज ग्रीफ। एक पल के लिए वो सोचते हैं कि ये दुख उनके हृदय में क्यों हो रहा है। He realized that the root cause of his sorrow is that while trees have yearly rebirth, the human being grow older and older and finally die। वो कहते हैं, वो महसूस करते हैं कि इसका क्या है, रूट काज मतलब इसका जड़ क्या है, इस दुख का कारण क्या है। इस दुख का कारण है कि वो सोचते हैं कि जो ट्री होते हैं ईयरली रीबर्थ मतलब प्रति साल वो नए हो जाते हैं। जैसे पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, सूखती हैं पेड़ में, लेकिन फिर से
पत्तियाँ सूख कर के गिर जाती हैं। फिर से जब स्प्रिंग आता है तो पेड़ों पर पत्तियाँ फिर से हरी-हरी पत्तियाँ, फूल, मतलब मौसम में फिर से हरियाली आ जाती है, पेड़ फिर से रीबर्थ हो जाता है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग, ये मनुष्य बूढ़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है और अंत में मर जाता है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप इसको कट कर दीजिए। अब आगे मैं आपको बताती हूँ। In reality, with the passing of every year, there appear a ring on the wood inside the trunk of tree. कवि ये महसूस करता है पहले, फिर वो कि पेड़ भी बूढ़े होते हैं। फिर क्या कहता है, वास्तव में विद द पासिंग ऑफ एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल जैसे जैसे गुजरता है, इनसाइड द ट्रंक ऑफ ट्री, पेड़ के तने में एक रिंग बनता जाता है। द नंबर ऑफ दीज रिंग रिप्रेजेंट द एक्चुअल एज ऑफ ट्री। इसी रिंग से पेड़ों की क्या उम्र है ये पता चलती है। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मे द क्रॉप आर हार्वेस्टेड। प्रत्येक साल मई के महीने में फसल को काट लिया जाता है। एंड द रीगेन एंड द ग्रेन एंड द हे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ थ्रेशिंग मशीन। और थ्रेशिंग मशीन की सहायता से ग्रेन को हे से, मतलब अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। बट दैट डज नॉट सिग्निफाई द फाइनल एंड ऑफ क्रॉप। लेकिन यह फसल के अंत का सूचक नहीं है। आफ्टर शॉर्ट इंटरवल, थोड़े टाइम के इंटरवल के बाद, देयर कम्स द टाइम व्हेन द न्यू क्रॉप इज सोन। फिर नए फसल उग जाते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी ईयर। ये जो प्रोसेस है ये हर साल रिपीट होता रहता है। इट सीम्स टू कन्वे अ मैसेज ऑफ होप टू द ह्यूमन बींग्स। यह मनुष्यत्व को, मनुष्य मात्र के लिए एक मैसेज लाता है, आशा का मैसेज, एक आशा की उम्मीद का ये संदेश देता है लोगों को। अगला हेडिंग देखते हैं, पोएम ऑफ द मोमेंट। फिलिप लार्किन belong to the group of the movement poet of the 1950। फिलिप लार्किन 1950 के कवियों के एक ग्रुप, जिसको कि मूवमेंट जो नाम से जाने जाते थे, उससे ये संबंधित थे। मूवमेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, आंदोलन। द पोएट्री ऑफ द मूवमेंट एज अ होल was septic, moderate, rational, ironic, precise, colloquial and argumentative in style। और ये जो मोमेंट पोएट्री वाले जो पोएट थे, जितने भी पोएट थे मोमेंट पोएट्री वाले, उनका जो स्टाइल था पोएट्री का, वह संपूर्ण रूप से सेप्टिक, मतलब संशयशील, मॉडरेट, मतलब कि औसत दर्जे का, रेशनल, तर्कसंगत, पृष्ठ, आर्निक, व्यंग्यात्मक, प्रिसाइज, यथार्थ, कोलोकियल, मतलब जिसमें कि बातचीत, जिसको कहते हैं वार्तालाप टाइप का, एंड आर्ग्यूमेंटिव, और तर्क संगत था। इनका जो स्टाइल था इस टाइप का था। द ट्रीज इज अनडाउटेबली अ रिप्रेजेंटेटिव मूवमेंट पोएम। ये जो ट्री है निसंदेह उस समय का मूवमेंट का एक पोएम है, उसी को ये प्रस्तुत करता है। इट शेयर्स मोस्ट ऑफ द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू द मूवमेंट पोएट्री। इसके बहुत सारे जो तत्व हैं वह मूवमेंट पोएट्री से ही बिलोंग करते हैं, उसी जैसे उसी के हैं। लाइक अ टिपिकल मूवमेंट पोएम, एक विशिष्ट मूवमेंट पोएम की तरह, द टोन ऑफ दिस पोएम इज रेशनल। इसका जो टोन है वह बिल्कुल युक्त संगत है। मतलब किस प्रकार से जो पोएट है पहले पेड़ों को देखकर ग्रीननेस को दुखी होता है, लेकिन फिर वह महसूस करता है कि नहीं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि वृक्ष भी बूढ़े होते हैं, उनकी भी उम्र बढ़ती है। तर्क जो है उसका वो सही है। हियर लार्किन ऑफर्स हिज आर्ग्यूमेंट इन अ विटी मैनर। बहुत ही चालाकीपूर्ण ढंग से अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं लार्किन। लुकिंग एट द ट्रीज कवर्ड विद द ग्रीन लीव्स, द पोएट इज फुल ऑफ ग्रीफ। जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ हरी पत्तियों से ढके हैं, यह कवि के हृदय में शोक उत्पन्न करता है। बट सून ही कम्स to the conclusion that not only the human beings but trees also grow old and die। लेकिन शीघ्र ही वह इस कंक्लूजन पर पहुंचते, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि
पेड़ भी बूढ़े होते हैं और वो भी मरते हैं। ही गिव्स अ रेशनल आर्ग्यूमेंट, वह एक बहुत ही युक्त संगत, रेशनल युक्त संगत आर्ग्यूमेंट, तर्क देते हैं। इस पोएम को आप याद भी कर सकते हैं। अगर जो पोएम आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। यूज ऑफ आयरनी इन अनदर फीचर ऑफ द मूवमेंट पोएम। आयरनी का जो प्रयोग है ये भी एक इसकी क्वालिटी है, एक गुण है, फीचर है मूवमेंट पोएम का। इन द प्रेजेंट पोएम द लाइन देयर ग्रीननेस इज अ काइंड ऑफ ग्रीफ। आयरनी का मतलब जानते ही आप, व्यंग होता है। ये जो पोएम है इसमें एक लाइन जो है, ग्रीननेस इज अ काइंड ऑफ ग्रीफ, ये क्या प्रोड्यूस करता है? एन आयरनिकल इफेक्ट बिकॉज ग्रीन कलर इज सिंबल ऑफ होप, ग्रोथ एंड फर्टिलिटी। यह एक प्रकार से व्यंग प्रस्तुत करता है, क्योंकि जो हरा कलर होता है वो तो आशा का प्रतीक है। ग्रीननेस क्या है? होप का प्रतीक है, ग्रोथ का प्रतीक है और उपजाऊपन, बढ़ोतरी का प्रतीक है। लेकिन कवि को दुख होता है। आप यहाँ तक लिख सकते हैं इस हेडिंग में। अब आगे का हेडिंग देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, थीमेटिक यूनिटी, स्ट्रक्चर और इसका लयबद्धता। द ट्री कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंजा 4 लाइन्स इच। 3 स्टैंजा है, सब में 4 लाइन्स है। ऑल द 3 स्टैंजा आर यूनिटेड टुगेदर बाय द पोएम्स थीम। पोएम के थीम से सारे स्टैंजा बंधे हुए हैं। दे मार्क द डिफरेंट फेज ऑफ पोएट्स थॉट फ्लो। ये जो है कवि के विचारों के विभिन्न चरणों को प्रस्तुत करते हैं, चिन्हित करते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में लार्किन एक्सप्रेस हिज ग्रिफ टू सी द ग्रीन ट्री विच हैव ईयरली रीबर्थ। पहले स्टैंजा में लार्किन व्यक्त करते हैं अपने दुख को, पेड़ की हरियाली को देख के उनको दुख होता है, ईयरली रीबर्थ को देख करके कि पेड़ क्या होते हैं, हर साल नए हो जाते हैं। इन द सेकेंड ही पास, और दूसरे में वो रुकता है, फॉर मोमेंट, एक क्षण के लिए, लुक्स इनटू द मैटर लॉजिकली, तार्किक रूप से पूरे बात को वो देखता है। ही फाइंड्स आउट, वह पाता है, देयर ईयरली ट्रिक ऑफ लुकिंग न्यू, कि ये हर साल जो न्यू दिखते हैं ये कैसे। दिस स्टैंजा मार्क्स द रनिंग पॉइंट ऑफ द पोएम। ये स्टैंजा इस पोएम के क्रियाशीलता को व्यक्त करता है। इन द थर्ड स्टैंजा हिज ग्रिप डिस्पेयर। तीसरे स्टैंजा में इनका जो दुख है, इनका जो शोक है, वो डिस्पेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। एंड रे ऑफ होप, और आशा की किरण फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, उनके मस्तिष्क में चमक जाती है। बस आप यहाँ तक लिख लीजिए। अब आगे का हम देखते हैं हेडिंग। यूज ऑफ इमेजरी, इट्स पिक्टोरिकल क्वालिटी। द पोएम इज रिमार्केबल फॉर इट्स पिक्टोरिकल क्वालिटी। ये जो पोएम है बहुत ही श्रेष्ठ है अपनी पिक्टोरिकल क्वालिटी के लिए। चित्रण की जो इसका गुण है ये बहुत ही अधिक श्रेष्ठ है। इट्स इमेज हैव विजुअल इफेक्ट एंड कॉन्क्रीटनेस। इसका जो इमेज है, जो चित्र है, बहुत ही दृश्यात्मक और ठोस प्रभाव डालता है। द होल पोएम इज डोमिनेटेड बाय द सिंगल इमेज ऑफ ट्री। संपूर्ण पोएम किसको अधिक से अधिक प्रभावित करता है, मतलब किसके आसपास घूमता है? वो ट्री के। ट्री से ही सारा पोएम प्रभावित है। वेयर एवर द थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन इज यूज्ड, दे, देयर, फॉर एग्जाम्पल इज रिफर टू द ट्री। जहाँ कहीं भी थर्ड पर्सन का प्रयोग है वो ट्री के लिए है। इन द फर्स्ट स्टैंजा वी हैव अ इमेज ऑफ द ट्री विच आर कमिंग इन टू लीव। फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं वी हैव द इमेज ऑफ ट्री, हम ट्री का इमेज देखते हैं, विच आर कमिंग इन टू लीव, मतलब पेड़ पर पत्ते आते हैं। एंड ऑन विच द रिसेंट बड रिलैक्स एंड स्प्रेड, और जिस पर छोटी छोटी कलियां फैलती हैं। बस यहाँ तक आप इसमें कर सकते हैं, थोड़ा सा छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत अधिक ये लॉन्ग है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटीज, डिक्शन, मीटर एंड रिदम।
द ट्री में बी साइटेड एज अ मॉडल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी। ये जो ट्री है, साइटेड मतलब उल्लेख करना, इसको जो मॉडल, सभ्य, साधारण और स्पष्ट कविता के रूप में इसको उल्लेख किया जा सकता है। द लैंग्वेज यूज्ड हियर इज सो लुसिड दैट इवन एन एवरेज रीडर कैन अप्रिशिएट इट। जो लैंग्वेज है इसका, ये बहुत ही क्लियर है। लुसिड मतलब स्पष्ट, बहुत ही स्पष्ट है, और एक एवरेज रीडर भी इसको समझ सकता है, इसकी प्रशंसा कर सकता है, समर्थन कर सकता है इसका। मोस्ट ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द पोएम आर मोनोसिलेबिक। बहुत सारे इसके मोस्ट ऑफ द वर्ड, बहुत सारे इसके शब्द हैं जो इस पोएम में यूज किए गए हैं, वो मोनोसिलेबिक है, मतलब कि एकदम अल्पभाषी हैं। द लाइन्स हैव अ नेचुरल फ्ला। और जो लाइन्स है, बहुत ही एकदम ऐसा इसमें फ्लो है कि बिल्कुल कोई भी कहीं भी अटकने वाली चीज़ ही नहीं। बहुत ही सिंपल पोएम है ये। द शटल रिपीटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ फ्रेज एड टू द म्यूजिकल इफेक्ट। और सटल रिपीटेशन, सूक्ष्म जो रिपीटेशन है, मतलब दोहराव है एक शब्द फ्रेश का, ये म्यूजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एंड एम्फसाइज द आइडिया ऑफ मेकिंग न्यू बिगनिंग। और नए आरंभ के आइडिया को, विचार को ये बल देता है। बस इसमें आप इतना ही लिखिए। अब आगे का हम हेडिंग देखते हैं। कंक्लूजन में आपको थोड़ा सा लिखना है। द ट्री इज एन इम्पर्सनल पोएम। यह एक इम्पर्सनल मतलब औपचारिक, यह एक औपचारिक कविता है, पर्सनल नहीं है, उसकी किसी समस्या या घटना से रिलेटेड। बिगनिंग विद द ट्री ग्रीफ काज्ड बाय द डिस्पैरिटी between the trees and the human beings. The poem end on the note of hope. यह शुरू होता है ग्रिफ से, शोक से प्रारंभ होता है, क्योंकि मनुष्य और पेड़ के बीच में जो चीज़ें सामान्य नहीं है, समानता नहीं है, उस पर कवि शोक प्रस्तुत करता है। लेकिन इस पोएम का अंत होता है एक नई आशा के साथ। फिर इतना आप यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए। द पोएम इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक आउटपुट ऑफ द मोमेंट। ये जो पोएम है, यह एक बहुत ही श्रेष्ठ ब्रिलियंट उदाहरण है मूवमेंट का, उस समय का जो ग्रुप था कवियों का, या मूवमेंट जो चल रहा था, युग, उसका एक बहुत अच्छा आउटपुट है, मतलब एक अच्छा ये प्रोड्यूस है, उत्पादन है, ये जो कविता है। इस प्रकार से ये पोएम खत्म हुआ। तो इस पोएम को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।